नारायण नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका तन्ना डिफेंस एकेडमी चैनल में स्वागत है। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से हम जो है वो आर्मी क्लर्क का जो है वो आपके सामने एक बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है, सभी अपने आप को जज करिए, नोटबुक लेके बैठ जाइए और जिसको जिस सेक्शन में प्रॉब्लम है वो ज़्यादा से ज़्यादा उस सेक्शन के क्वेश्चन राइट करने की कोशिश करिए। ठीक है, बाकी आप अपना स्कोर देखिए कि आपको कितना स्कोर जो है वो अर्न हुआ है। ठीक है, तो अभी देखो हमारा जो भारतीय थल सेना क्लर्क SKT GD परीक्षा, इन सभी के लिए ये टेस्ट पेपर है। तो देखिए हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमेशा की तरह जीके का पार्ट रहता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जीके का जो है वो देखिए, ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब स्थानांतरित की? वर्ष 1905 में, वर्ष 1911 में, वर्ष 1912 में या वर्ष 1999 में? ठीक है, तो 1919 में। तो ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से दिल्ली राजधानी, पहले क्या थी, हमारी जो इंडिया की राजधानी थी वो कैलकटा थी, फिर दिल्ली हुई थी। वो दिल्ली कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 11 दिसंबर 1911 को। 11 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम जो है उन्होंने घोषणा कर दी थी कि दिल्ली राजधानी होगी, लेकिन उसका जो काम है, राजधानी का जो सफ़र है वो 1931 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त मंत्रालय, भारतीय सांख्यिकी संस्थान या नीति आयोग? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो आपका CSO के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की द्वारा। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है इसकी स्थापना आपकी कब की गई थी? 2 मई 1951 में जो है वो की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में है। CSO का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 2 मई 1951 को की गई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, अजंता एम एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या तमिलनाडु में? ये क्वेश्चन तो सभी को पता है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है कि अजंता एलोरा की गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? मोसाद जो है वो किस देश की गुप्तचर संस्था है? भारत की, जापान की, USA की या इजराइल की? जो मोसाद जो गुप्तचर संस्था है वो आपकी इजराइल की है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इजराइल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कन्नड़ सिनेमा को किस नाम से जाना जाता है? कन्नड़ सिनेमा का दूसरा नाम और क्या है? टॉलीवुड, कॉलीवुड, बॉलीवुड या सैंडलवुड? तो कन्नड़ जो सिनेमा है उसको आप सैंडलवुड के भी नाम से भी जान सकते हैं, ये भी इसका एक प्रसिद्ध नाम है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6, GS के क्वेश्चन है। आप देखिए, किस कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है? अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या विवर्तन के कारण? तो जो ध्वनि है वो आपकी दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण, क्योंकि रात में आपका बिल्कुल कोई भी चीज़ का शोर नहीं होता। तो हम जब कोई शोर नहीं होता तो बिल्कुल अगर एक सुई भी गिरती है तो उसकी पूरे घर में आवाज़ सुनाई देती है। तो इसी तरह जो ध्वनि है वो रात में हमें क्या देती है? अपवर्तन के कारण जो है वो ज़्यादा तेज़ सुनाई देती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, लेक लांचे सेल में एनोड के रूप में कार्बन की छड़ जबकि कैथोड के रूप में ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन देखो इसमें एक मिस्टेक है आपका। लेक लांचे सेल में कैथोड के रूप में तो यहाँ पे क्या होगा? आपका कार्बन होगा, क्योंकि ये धनात्मक होता है। तो कैथोड के रूप में कार्बन की छड़ आएगी और एनोड के रूप में हमें आंसर बताना है। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे कार्बन की जगह इसमें से आंसर आएगा, क्योंकि एनोड जो है वो ऋणात्मक होता है और कैथोड धनात्मक होता है, इसलिए यहाँ पे कार्बन की छड़ आएगी। और एनोड के हमें बताना है तांबे की छड़, जस्ते की छड़, ग्रेफाइट की छड़ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो लेक्लांचे सेल में एनोड के रूप में जो है वो आपके जस्ते की छड़ जो है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये ऋणात्मक होता है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बेरियम के कारण, स्ट्रोंसियम के कारण, बेरिलियम के कारण या एल्यूमिनियम के कारण? तो आतिशबाजी के दौरान जो ग्रीन कलर है वो कैसे हो जाता है बताइए? तो ग्रीन कलर जो है वो आपका बेरियम के कारण हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, किसके कारण? बेरियम के कारण। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहते हैं? बताइए, कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक माइटोकॉन्ड्रिया को, गोल्जी काय को, केंद्रक को या लाइसोसोम को? बताइए। तो कोशिका के अणुओं का जो यातायात प्रबंधक है वो किसे कहा जाता है? गोल्जी कोय को। और कोशिका के अणुओं के जो यातायात का निर्देशक, कोशिका का मध्यवर्ती या कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। ठीक है, इसका यातायात जो गोल्जी कोय है इसको और क्या बोला जाता है? कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक, कोशिका के अणुओं का यातायात का निर्देशक, कोशिका का मध्यवर्ती या कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी इसको बोला जाता है, गोल्जी कोय को। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिका को क्या कहते हैं? शिरा, धमनी, कोरोनरी धमनी या प्लमोनरी शिरा? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शरीर से हृदय की ओर जो है वो रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिका, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं कि हृदय से शरीर में ले जाने वाली जो रक्त उसको क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पूछा है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिका, तो उसको आप बोलते हैं शीरा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शीरा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपका कंप्यूटर का है। मॉनिटर के विभिन्न रूप से संबंधित नाम कौन सा है? एलईडी, एलसीडी, सीआरटी, ये सभी। तो मॉनिटर इन सभी के रूप में ही यूज़ होता है, एलईडी के रूप में भी, एलसीडी के रूप में भी, सीआरटी के रूप में भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जॉन मार्कले ने, ब्लेज पास्कल ने, जोसेफ मेरी ने या हार्वर्ड एल्किन ने? तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं आपको जो है ये क्वेश्चन, बुक्स में तो इस क्वेश्चन को मोस्टली स्किप ही किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो पंच कार्ड का प्रयोग है वो इसमें ब्लेज पास्कल और जोसेफ मेरी दोनों में से कंफ्यूजिंग आंसर है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? फाइल, बिट, बाइट और रिकॉर्ड। तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी जो यूनिट है वो है आपकी बिट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिट। सबसे छोटी यूनिट जो है वो कौन सी होती है? बिट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए निम्न में से किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? स्पेल प्रो का, इनलुक एक्सप्रेस का या स्पेल चेक का, आउटलुक एक्सप्रेस का? तो एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए जो प्रोग्राम यूज़ किया जाता है वो है स्पेल चेक, और इसकी शॉर्टकट की जो है वो क्या होती है आपकी? Alt+F1। क्या होती है? Alt+F1। एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए इस प्रोग्राम का स्पेल चेक का यूज़ किया जाता है और इसकी शॉर्टकट की है Alt+F1। देखिए आप कंप्यूटर का आपका लास्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होती है? रोज एंड कॉलम्स में, लाइंस एंड स्पेसेस में, हाइट एंड विड्थ में या लेयर्स एंड प्लेन्स में? तो स्प्रेडशीट के अंदर जो डाटा ऑर्गेनाइज होता है वो आपका रोज एंड कॉलम्स में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब आपका किसका सेक्शन आता है? अब आता है हमारा मैथ्स का। तो देखिए मैथ्स में क्या है? एक भिन्न का हर अंश से एक अधिक है। ठीक है, एक भिन्न का हर अंश से एक अधिक है। तो देखिए एक्स, अंश हमारा एक्स हो गया और हर एक है। ठीक है, एक अधिक है। यदि अंश व हर दोनों में से एक एक घटा दे, दोनों में से क्या कर दे? एक एक घटा दे, तो भिन्न किसके बराबर हो जाएगी? 0.5 के, इसके बराबर हो जाएगी। तो अब इस पॉइंट को हटाते हैं, यहाँ पे 10 लगाते हैं, हमें भिन्न बतानी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? देखिए ये 1 से 1 तो कट ही जाएगा, कट जाएगा। अब 5 2 ज़ा 10, ये भी कट गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 2x - 2
इजिकल टू क्या बच गया हमारा, x बच गया ना। अब देखिए 2x में से हम क्या करेंगे, 2x में से x घटा देंगे और ये 2, तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा, 2 अपॉन इजिकल टू 2, तो x इजिकल टू हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। अब हमारी भिन्न पूछी है इसने, तो भिन्न हमारी क्या थी, x और x प्लस 1, तो x हमारा 2 और भिन्न क्या आ जाएगी, x प्लस 1 मतलब 3। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2/3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए 8.31 0.6 ऊपर इनके क्या है, बार है, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं, देखिए किस तरह से क्वेश्चन जो है वो सोल्व करेंगे। देखो हम इसको शॉर्ट में करेंगे, बड़ा नहीं करेंगे, इसलिए देखो 8 पॉइंट है तो इसको 8 को आप एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। अब 31 तो हमने इसको लिख दिया 31। अब एक संख्या के ऊपर बार है तो माइनस क्या करेंगे, हम जो रेस्ट संख्या है उसको क्या कर देंगे, उसको लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक के ऊपर, तो 9 लगा देंगे, और बाकी कितनी बची संख्या, एक, तो 0 लगा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला हम कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक के ऊपर, यहाँ पे तो और संख्या है ही नहीं, 6/9। अब इसमें तो क्योंकि हमारे पास संख्या ही नहीं है तो ना तो माइनस होगा ना 0 लगेगा, ठीक है। अब देखो इसमें हमने उतार ली 0 0 2। अब इसमें से क्या लेस करेंगे, दो संख्या है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए बता देती हूँ। 0 0 लेस कर देंगे। अब देखो यहाँ पे एक संख्या के ऊपर बार है तो 9, और आगे कितनी संख्या है, दो संख्या, तो 0 लगा दी, इसलिए मैंने ये यहाँ पे आपको करके दिखाया है, ठीक है। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे हम, 8 + 31 में से आपका या तो यहीं पे आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो। देखो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे 900, ठीक है। तो 9 ये कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 10 बार, तो 31 - 3 28 28 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 280, प्लस 9 ये कितनी बार हो जाएगा 100, तो ये 600, और ये तो आपका 2 आ ही जाएगा। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। 8 जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 8 और 2 8 और कितना हो जाएगा ये 6 और 2 8 अपॉन 900, ठीक है, अपॉन 900। अब देखो अब इसमें क्या करेंगे हम, 8 प्लस, अब इसमें हम जब इसका डिवाइड करेंगे 882 में 900 का, तो हमारा क्या आ जाएगा 0.98, तो हमारा आंसर इसमें क्या आ जाएगा 8.98। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.98, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आया, ये यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर लेना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जाता है आपको, देखो 6, इसको यहीं सोल्व करते हैं हम, 6 - 5। देखो अब इसके अंदर हमेशा क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला सोल्व होता है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं 6 - 5, ये ब्रैकेट एज इट इज़ लगाने हैं हमें, ठीक है। 6 - 5, अब 4 में से 1 गया, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 6 माइनस ये ब्रैकेट 5, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया आपका 5 और 3, इसमें से आप ये ब्रैकेट था ना, इसमें से 5 में से 3 गया, आपका क्या बचा, ये ब्रैकेट लगाया 6 - 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाएंगे 6 - 5 - 6 में से 2 गया, आपका क्या बचा 4, ठीक है। अब 6 - 5 में से 4 गया 1, आपका आंसर आ गया 5 आंसर दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% अधिक है, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंट है।
तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20 और 50% जाता है। तो आपकी जो तीसरी संख्या है, तो तीसरी संख्या आपने क्या मान ली, 100, ठीक है। तो दो संख्या तीसरी संख्या से, तो पहली संख्या आपकी क्या आ गई, आपने 120 और दूसरी संख्या हो गई आपकी 150। तो अब ये पूछ रहा है पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये 120 जो है वो पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो ऑब्वियसली ये कितना प्रतिशत होगी, 120%। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। दो वस्तुओं के मूल्य 3:5 अनुपात में है। यदि पहली वस्तु पर हानि 30% होती है तथा दूसरी वस्तु पर प्रॉफिट 20% हो, तो हानि या लाभ का समग्र प्रतिशत क्या है। तो देखिए आपके पास दो वस्तु हैं, ठीक है। तो दोनों वस्तु का मूल्य आपका क्या है, 3:5। हमने इसको लेट अज्यूम कर लिया कि 300 और 500 इन दोनों की प्राइस है। पहली पे आपको 30% का लॉस हुआ, मतलब 300 का 70% आपका कितना आया, 210। दूसरी वस्तु पे आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है, 20% का। तो 500 का 20% आपका कितना हो जाएगा, इसको 120% करोगे तो 12 5 जा 60, ठीक है। ये आपका कितना आ गया, 600, 120%। इसका परसेंट किया है मैंने, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 70%, 210, और इसका 120% कितना हो गया, 600, ठीक है। अब देखिए 600 हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, तो हानि या लाभ का समग्र प्रतिशत, दोनों मिला के लाभ हुआ है या हानि हुई। अब मेरे को बताइए दोनों का प्राइस कितना था, 800, ठीक है। यहाँ पे आप इसको लॉस कितने का हुआ, 90 रुपये का, और प्रॉफिट कितने का हुआ, 100 रुपये का। तो मतलब अल्टीमेट इसको प्रॉफिट हुआ है कितने का, 10 रुपये का। तो अब ये 10 रुपये कितने पे प्रॉफिट हुआ है, हमेशा किस पे निकालते हैं हम, परचेज प्राइस पे। तो परचेज प्राइस हमने क्या मानी थी, 800, ठीक है। तो अब देखिए अब इसको हम क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। 2 0 से 2 0 गया, 8 1 जा 8, ठीक है। यहाँ पे 2 बच गया। अब पॉइंट लगाया, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1.25% प्रॉफिट, जो कि है नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1.25% प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए 17 परिणामों का औसत 60 है। अब 17 का एवरेज कितना है, तो 17 6 जा 102, ये कितना आ गया, 1020। यदि फर्स्ट 9 का एवरेज 57 है, फर्स्ट 9 का एवरेज कितना है, 57, तो 9 साते 63, कितना, 9 7 जा 63, 9 पांजे 45, 45 प्लस 6 आपका कितना हो जाएगा, 51, ठीक है। नेक्स्ट जो 9 है उनका एवरेज आपका कितना है, 65। तो 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 6 जा 54, 54 प्लस 4 58। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 5 3 8, 8 प्लस 1 9, 5 और 5 10। अब 1098 में से 1020 लेस करते हैं, तो ये आ जाएगा 8, 9 में से 2 गया 7। तो आपकी जो 9वें कौन सा परिणाम पूछा था, 9वें परिणाम का मान क्या हो जाएगा, 78। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितना हो सके शॉर्ट में करो, क्वेश्चन जल्दी करने की कोशिश करो। अब देखिए ये बोल रहा है 200 का 80% इज इक्वल टू 300 का 50%। आपको एवरेज बताना है, ठीक है। तो इस तरह से लिख लो इसको। तो ये 2 0 से 2 0 गई, ये 2 0 से 100 कट गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। तो 8 2 जा 16 और 3 5 जा 15, यही क्या आ गया, 6:15 आपका एवरेज आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, कोसेक स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर ए आपका क्या होता है, 1/√2
साइन स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है 1/sin स्क्वायर ए, और यहाँ क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। तो ये आपका क्या बन गया कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए आपका क्या होता है कोट स्क्वायर ए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, देखो 120 मीटर इंटू 90 मीटर विमाओं का खेत है जिसमें केंद्र पर मिलती हुई 60 सेंटीमीटर चौड़ी 2 सड़कें हैं। 2 रुपये प्रति मीटर की दर से घास लगाने की कीमत। तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा वो करके दिखाती हूँ। पहले हमें खेत बनाना पड़ेगा। ये आपका खेत क्या है 120 मीटर लंबा है, ठीक है, और 90 मीटर चौड़ा है। अब इसमें इसने बोली कि 60-60 सेंटीमीटर की 2 चौड़ी सड़कें लगा ली। तो 2 रुपये प्रति मीटर की स्क्वायर की दर से घास, तो घास किस में लगेगी इसमें। ये जो है ये आपका क्या है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या लगाना है घास की कीमत बतानी है कि कितनी लगेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो है इस पूरे का आयत निकाल के इन जो सड़कों का क्षेत्रफल है उस सड़कों का क्षेत्रफल इस पूरे खेत के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। तो हमें ये जो बचे हुए जो कॉलम्स हैं सड़कें हैं खेत में उसका जो है वो क्षेत्रफल आ जाएगा, फिर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या आ जाएगा, इसको देखो आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या आ जाएगा 120 इंटू 90, ये कितना आ जाएगा 10,800, 12 में 108, 10,800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या आएगा, अब हमें जो ये सड़कें हैं उसका निकालना है। तो सड़कें निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सड़कें निकालने के लिए अब 90 है तो हमें इसका सड़क का क्षेत्रफल हम क्या कर सकते हैं, ये कितना आ जाएगा 90, लंबाई कितनी हो गई है ये 90 हो गई ना, ये 90। अब हमें ये वाली जो चौड़ाई है वो लेनी है, तो वो क्या हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे 100 ले लेंगे क्योंकि ये मीटर में चेंज करनी है हमें, ठीक है। तो ये कितनी आ गई 9×6 = 54, ठीक है, 54 मीटर प्रति स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्षेत्रफल इसका निकालेंगे, ये वाला निकालेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 120 इंटू 60/100, ठीक है। तो ये हमारा कट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारा 72 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब ये वाला जो बीच वाला कॉलम है हमने 2 बार ले लिया, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 60/100 इंटू 60/100। ये हमें लेस करना पड़ेगा ना, ये देखो कट हो गया, ये कितना आ जाएगा 0.36, ठीक है। अब देखिए अब 0.36 आ गया। अब हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको लेस करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 4 2 6 5 7 और 5 12, 126 में से आप 0.36 लेस कर दो। तो ये कितना आ जाएगा आपका, लेस करने पे आ गया आपका, देखो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पे क्या बच गया आपका 125 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये बच गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा इन जो रेस्ट जो सड़क है उसका हमारा क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 10,800 में से इसको लेस करेंगे तभी तो हमारा ये बचा हुआ ये जो सड़कें हैं इसका क्षेत्रफल आएगा। तो हमारा ये क्या आ जाएगा 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3,
ठीक है। 10 में से यहाँ पे क्या बचा 9, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया, 9 में से 2 गया 7, ये क्या बच गया यहाँ पे आ गया आप हमारा 6, ठीक है। कितना बचा ये कितना बचा 9, 9 में से 9 8, 8 में से 2 गया यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना बचा 7, ठीक है। ये देखो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, अब ये देखो यहाँ पे फिर से 9 आ गया, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया, यहाँ पे आएगा आपका 7, ठीक है। अब यहाँ पे 7 में से 1 गया 6 और यहाँ पे आ जाएगा 1 0, थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत है, ये आ गया आपका 10674.36। अब इसको आप कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा 2 छिक 12, यहाँ लिख देते हैं 2 तिया 6 1 7, ठीक है। पॉइंट 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 छिक 12, एक आपका क्या आ जाएगा 13, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21348.72, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपको। थोड़ा सा लेंदी था ये क्वेश्चन, बट ट्राई किया आपको इजीली समझाने का, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका एक गोले, एक बेलन तथा एक शंकु की त्रिज्याएं तथा ऊंचाई समान है, उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखिए ये आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों क्या है समान है, तो दोनों को हमने क्या मान लिया r। तो हमने क्या ले लिया, हमने गोले का बेलन का और शंकु का, तीनों का हम क्या ले लेते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ले लेते हैं, ठीक है। दोनों का क्षेत्रफल ले लेते हैं तीनों का। तो गोले का क्या होता है 4 पाई आर की स्क्वायर, बेलन का क्या होता है 2 पाई आर एच, और शंकु का क्या होता है पाई आर एल, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखो 4 पाई आर की स्क्वायर अनुपात 2 पाई आर, अब ऊंचाई को हम क्या लिख सकते हैं आर ही लिख सकते हैं, ठीक है। और ये पाई आर एल को हम लिख सकते हैं रूट आर की स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब देखिए पाई से तीनों में पाई कट, ठीक है। अब देखिए 4 आर की स्क्वायर, ये भी यहाँ पे क्या हो गया 2 आर की स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया देखो आर की स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहीं पे दिखा रही हूँ आर की स्क्वायर प्लस आर की स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा जब इसको रूट निकालेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं 2 आर की स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आर तो बाहर आ जाएगा, तो आर की स्क्वायर रूट 2, अब आर की स्क्वायर से आर की स्क्वायर कट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 2 रूट 2, ये आंसर दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 2 रूट 2, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो आपका जीके जीएस कंप्यूटर और मैथ्स का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं हमारे इंग्लिश के सेक्शन पे। इंग्लिश का सेक्शन भी इसमें उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो है 25 क्वेश्चन इंग्लिश के कवर होते हैं। तो देखो अब इंग्लिश में हम कैसे करते हैं, देखो फर्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट है आपका फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर, कौन से पार्ट में आपके एरर है वो बतानी है। देखो तो हम 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर ए लॉट, मैंने उसको एक बार देखा है बट आई एम लाइकिंग हर ए, मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी इमोशंस की बात आती है तो यहाँ पे कंटिन्यूअस यूज़ नहीं होगा, लाइकिंग नहीं होगा, यहाँ पे किसका यूज़ होगा लाइक का यूज़ होगा। जब भी इमोशंस की बात आती है तो लाइक का यूज़ होता है, ना कि लाइकिंग का। तो यहाँ पे होगा आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइक हर ए लॉट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में आपके मिस्टेक हो जाएगी,
यहाँ पे लाइकिंग की जगह लाइक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लाइक हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, आई टोल्ड हिम दैट वी इंजॉयड वेरी मच एट द पार्टी। तो देखिए आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया कि मैंने जो है वो पार्टी में बहुत इंजॉय किया। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें क्या है, पास्ट की हैं, कि पहले घटित हो चुकी है। तो एक आता है आपका जब भी दो चीज़ें पास्ट में हो रही हों, तो अगर हम कोई सेंटेंस पास्ट में कंप्लीट कर रहे हैं, हम पास्ट में किसी को कुछ बता रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो है वो ऑलवेज आता है पास्ट सिंपल में और सेकंड आता है पास्ट परफेक्ट में। आई टोल्ड हिम दैट वी हैड इंजॉयड, यहाँ पे क्या आएगा, वी हैड इंजॉयड वेरी मच एट द पार्टी। तो ऑप्शन नंबर बी में आपके मिस्टेक हो गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन हैज़ बॉट ग्लीमर ऑफ होप फॉर मलेरिया रिसर्चर, नो एरर। देखिए एन एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन हैज़ बॉट ग्लीमर ऑफ होप, इसमें क्या होगा, जब भी आपका कोई भी स्पेसिफिक किसी टर्म के बारे में बात हो रही होती है तो वहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल आएगा ए, क्या आएगा, आर्टिकल आएगा ए ग्लीमर ऑफ होप फॉर मलेरिया रिसर्च। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपका जो है वो मिस्टेक हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरिड सम मेडिसिन्स, फूड के अलावा पिलग्रिम्स जो तीर्थयात्री हैं वो मेडिसिन्स भी कैरी करते हैं। तो देखो बिसाइड नहीं आएगा यहाँ पे आएगा बिसाइड्स। ठीक है, क्योंकि जब एडिशनल की बात करते हैं हम तो बिसाइड्स प्रॉपर यूज होता है, ना कि बिसाइड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन द 4 गर्ल्स। हमेशा जब भी दो से ज़्यादा की बात होती है तो हम बिटवीन का यूज़ नहीं करते, हम अमंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, द स्वीट्स वर शेयर्ड अमंग द 4 गर्ल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में इसमें मिस्टेक हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या पूछा है, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। आपको सिमिलर सिनोनिम्स बताना है। तो देखिए इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है आपका, सस्ता, इकोनॉमिकल जो आप अफोर्ड कर सको, सस्ता, मितव्ययी। ठीक है, तो एक्स्ट्रावेगेंट, लेविश, थ्रिफ्टी, स्टिंगी। तो देखिए इसमें सस्ता आपका और क्या है, मितव्ययी है आपका थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी का एक्स्ट्रावेगेंट, लेविश, स्टिंगी। तो इनका मतलब क्या होता है, बहुत महंगा, एक्स्ट्रा लेविश बहुत अमीरों वाली, बहुत लेविश आरामदायक ज़िंदगी। थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है, सस्ता, मितव्ययी। अब देखिए नेक्स्ट 32, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है, सतही, सतही, कम गहरा, क्या होता है, कम गहरा। तो डिफेक्टिव, सुपीरियर, डीप, शैलो। शैलो का मतलब भी क्या होता है, कम गहरा, सतही, बाहरी, कम। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में जनित। जनित का मतलब होता है शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु। ठीक है, तो मिडल, पिनेकल, अंडर, सुपीरियर। तो आपका पिनेकल का मतलब भी क्या होता है, शिखर, क्या होता है, शिखर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब आपको इसमें क्या बताना है, ऑपोजिट बताना है। तो देखिए ऑपोजिट, फिक्टिशियस, फिक्टिशियस मतलब होती है कोई चीज़ बनावटी। अवास्तविक, तो आपकी वास्तविक क्या हो जाएगी, रियल। एम्बिशियस, अनबिलीवेबल, इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी का मतलब भी फिक्टिशियस ही होता है। ठीक है, एम्बिशियस, अनबिलीवेबल, जिसका बिलीव नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखिए सेकंड है आपका ओरिएंट। ओरिएंट का मतलब क्या होता है, क्रम, कोई चीज़ क्रम में करना। ठीक है, क्रम के अनुसार करना। तो फैक्ट, कन्फर्म, कैजुअल। तो आपका इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर, किसी क्रम में किसी काम को नहीं करना। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, किसी काम को कंप्लीट करना,
क्या करना, कंप्लीट करना। तो इंटरेस्टिंग, शॉर्ट, इनकम्प्लीट, कंप्लीट। तो आपका इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा इनकम्प्लीट। ठीक है, ऑन्टोनियम्स। अब देखिए आपके ये हो गए। अब देखो आपका 37 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम। चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड। इसका सब्सटीट्यूट बताना है आपको वन वर्ड में। मेंबर ऑफ ए बैंड ऑफ रॉबर्स इज कॉल्ड डिकॉइट, ब्रिगेंड, थीफ या पायरेट। तो आपके जो चोरी करते हैं उसका जो मेंबर ऑफ बैंड ऑफ रॉबर्स, एक चोरी जो करते हैं, जो चोरों के जो ग्रुप होता है उसका कोई मेंबर होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं आपका ब्रिगेंड। क्या बोलते हैं, ब्रिगेंड। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिगेंड। ठीक है, मतलब डाकू। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। डिज़ाइन मेड बाय पुटिंग टुगेदर कलर्ड पीसेज ऑफ ग्लास और स्टोन्स। ग्लास और स्टोन्स के पीसेज जो है उनको कलर करके उनको जो है उनसे कुछ डिज़ाइन बनाई जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, जो डिज़ाइन बनाई जाती है, डिज़ाइन जो बनाता है उसको बोलते हैं मोसेक। क्या बोलते हैं, मोसेक। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल वर्ब भरना है आपको। शी ब्रेक इट वर्क हार्ड इफ शी वॉन्ट्स टू टॉप द मेरिट लिस्ट। ये तो आपको समझ में आ गया, यदि इफ शी वॉन्ट्स टू, यदि वो मेरिट लिस्ट में आना चाहती है तो उसे क्या करना चाहिए, उसको मेहनत करनी चाहिए। तो देखिए मस्ट हैव आएगा, मस्ट आएगा, मस्ट नॉट या वुड। तो यहाँ पे आएगा शी मस्ट वर्क हार्ड। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। 40 है आपका, शी ब्रेक इट अलोन इट वॉज रेनिंग हैवीली। तो मस्ट नॉट लीव, मस्ट नॉट हैव लेफ्ट, शुड नॉट लीव या नन। इसका होगा शी, उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इट वॉज रेनिंग हैवीली, क्योंकि बारिश जो है वो बहुत तेजी से हो रही है। तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मस्ट नॉट हैव लेफ्ट। ठीक है, तो देखिए ये हो गए हैं। अब आपका है पैसेज। तो देखिए पैसेज हम रीड करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, तो देखिए हम इसका जो पैसेज है वो पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिए, मैं पैसेज समझाती हूँ आपको। द लंडन आई इज ए गेंट फेरीज व्हील सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर टेम्स इन लंडन इंग्लैंड। जो लंडन आई है इज ए गेंट फेरी व्हील, ये एक नाम है, बहुत बड़े जो है वो हिस्टोरिकल प्लेस है ये। गेंट फेरी व्हील जो है वो, जो कि सिचुएटेड है, गेंट का मतलब होता है घाट, फेरी, व्हील मतलब एक पहिया। ठीक है, तो सिचुएटेड जो कि नदी के किनारे ऑफ रिवर टेम्स नदी के किनारे है, इन लंदन इंग्लैंड में। ठीक है, फिर है द एंटायर स्ट्रक्चर इज 135 मीटर 443 फीट टोल। ये क्या 135 मीटर जो है वो लंबा है इसका पूरा स्ट्रक्चर। एंड व्हील हैज़ ए डायमीटर ऑफ 120 मीटर 394 फीट। और जो व्हील जो पहिया है उसका जो डायमीटर जो व्यास है वो 120 मीटर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, ये बोलता है इट इज़ द टॉलेस्ट फेरीज व्हील इन यूरोप। ये यूरोप का सबसे टॉलेस्ट, सबसे लंबा, सबसे जो बड़ा जो है वो क्या है, सबसे फेरी व्हील पहिया है। द मोस्ट पॉपुलर पेड टूरिस्ट अट्रैक्शन इन द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो टूरिस्ट पेड करके जाते हैं स्पेशली इसको देखने के लिए, उसमें ये सबसे पॉपुलर, सबसे विकसित जो है वो प्लेस है, ये टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, विजिटेड बाय ओवर 3.5 मिलियन पीपल एनुअली। इसके अंदर 3.5 मिलियन पीपल जो है वो एनुअली विजिट करते हैं। ठीक है, अब देखो व्हेन इरेक्टेड इन 1999, जब इसको 1999 में बनाया गया था, तो इट वॉज द टॉलेस्ट फेरी व्हील इन द वर्ल्ड। उस टाइम ये क्या था, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा, सबसे लंबा जो है क्या था, सबसे लंबा फेरी व्हील पहिया था। अनटिल सरपास्ड फर्स्ट बाय 160, अनटिल मतलब इसके बजाय सरपास्ड किया गया, बनाया गया बाय 160 मीटर जो है वो 520 फीट का स्टार ऑफ नानचंग इन 2006 में नानचंग का सितारा बनाया गया जो कि 160 मीटर लंबा था। एंड देन द 165 मीटर्स 541 फीट सिंगापुर फ्लायर इन 2008 के अंदर 165 मीटर सिंगापुर फ्लायर बनाया गया।
सपोर्टेड बाय एन ए फ्रेम ऑन वन साइड ओनली, इसको जो है वो एक फ्रेम, ए फ्रेम ऑन वन साइड ओनली, सिर्फ एक साइड जो है उसके रूप में इसको सपोर्ट किया। अनलाइक द टोलर नानचंग एंड सिंगापुर व्हील, अनलाइक किसकी बजाय, मतलब जो टोलर नानचंग और सिंगापुर व्हील है उनकी बजाय। द आई इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स ऑपरेटर्स एज द वर्ल्ड टॉलेस्ट कॉन्टिलवर्ड ऑब्जर्वेशन व्हील, जो आई है इज डिस्क्राइब्ड, उसको डिस्क्राइब किया उनके ऑपरेटर्स ने कि जो द वर्ल्ड टॉलेस्ट कंटिलवर्ड है ये ऑब्जर्वेशन व्हील, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द हाईएस्ट पब्लिक व्यूइंग पॉइंट, इसको जो है वो हाईएस्ट पब्लिक व्यूइंग पॉइंट मिले हैं, ठीक है, किसको, लंदन आई को। एंड इज द 20th टॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन लंदन, फिर ये कितना हो गया 20th टॉलेस्ट, जो 20वां लंबा जो स्ट्रक्चर हो गया ये लंदन के अंदर, जब ये सारे आ गए तब। द लंदन आई और मिलेनियम व्हील वॉज ऑफिशियली कॉल्ड द ब्रिटिश एयरवे लंदन आई, जो लंदन आई और मिलेनियम व्हील है इसको जो है ब्रिटिश एयरवेज लंदन आई भी बोला जाता है। एंड देन द मार्लिन एंटरटेनमेंट्स लंदन आई, और तब इसको क्या बोला, मार्लिन एंटरटेनमेंट्स लंदन आई। सिंस 20th जनवरी 2011 इट्स ऑफिशियल नेम इसका क्या हुआ, इज द EDF एनर्जी लंदन आई फॉलोइंग ए 3 years स्पॉन्सरशिप डील, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, द लंदन आई एडजॉइंस द वेस्टर्न एंड ऑफ जुबली गार्डन्स, लंदन आई जो उन्होंने ज्वाइन किया वेस्टर्न एंड्स ऑफ जुबली गार्डन्स को ऑन द साउथ बैंक ऑफ रिवर, दक्षिण जो किनारा है ऑफ द रिवर टेम्स नदी का, बिटवीन वेस्ट मिंस्टर ब्रिज एंड ह्यूजर फोर्ड ब्रिज इन द लंदन ब्रूफ ऑफ लैम्बेथ, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं इसके, देखिए हाँ थोड़ा सा रह गया, द साइट इज adjacent to that of the former dome of discovery which was built for the festival of Britain in 1951, जो साइट है adjacent to that former dam of discovery की which was built, जिसको बनाया गया था for festival of Britain in 1951 में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41, द टॉलेस्ट फेरीज व्हील इन द वर्ल्ड इज स्टार ऑफ नानचंग, सिंगापुर फ्लायर, डोम ऑफ डिस्कवरी या लंदन आई। तो सबसे ऊंचा जो टॉलेस्ट सबसे बड़ा जो फेरी व्हील है वो कौन सा है, सिंगापुर फ्लायर। पहले लंदन आई था लेकिन बाद में जब ये सिंगापुर फ्लायर हो गया, नानचंग स्टार ऑफ नानचंग हो गया, तो वो 20th नंबर पे आ गया। तो सबसे ऊंचा सबसे लंबा कौन सा हो गया, सिंगापुर फ्लायर। The London Eye is situated on the banks of Westminster Bridge, Hugerford Bridge, the Thames, London Borough। तो जो लंदन आई है इस सिचुएटेड, ये हमें लंदन आई जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, देखो हमें स्टार्टिंग में ही बोला है कहाँ पे लंदन आई, इन टेम्स नदी, तो ये क्या हो जाएगा, द टेम्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द टेम्स। ये देखो सारे क्वेश्चन मैं आपको पैराग्राफ में से ही बताऊंगी, यदि पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लोगे, रीड कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट मीन द सेम एज एंटायर, एंटायर का मतलब नहीं है, कंप्लीट होता है, टोटल होता है, होल होता है, पार्शियल एंटायर का मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 44, द हाइएस्ट व्यूइंग पॉइंट इज प्रोवाइडेड बाय, हाइएस्ट व्यूइंग पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा व्यूइंग पॉइंट किसको मिले, वेस्ट मिंस्टर ब्रिज को, ह्यूजर फोर्ड ब्रिज को, डोम ऑफ डिस्कवरी को या मिलेनियम व्हील को। तो किसको, लंदन आई को मिले थे, लंदन आई को हम मिलेनियम व्हील भी बोल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45, द स्ट्रक्चर बिल्ड फॉर द फेस्टिवल ऑफ ब्रिटेन इन 1951 वॉज, जो स्ट्रक्चर बिल्ड किया गया है फेस्टिवल ऑफ ब्रिटेन 1951 वॉज, वो कौन सा था आपका, सबसे लास्ट में है आपका डोम ऑफ डिस्कवरी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, अगर आपने अच्छे से पैराग्राफ रीड कर लिया तो आपके 5 के 5 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। अब देखिए सेकंड पैसेज, सेकंड पैसेज क्या है, देखिए नॉट ऑल द ग्लिटर्स इज गोल्ड, कि सभी जो चमकदार है चीज़ें हैं
वो सोना नहीं होती। नॉट ऑल दैट इज़ वाइट इज़ मिल्क, कि हरी सभी जो वाइट हैं वो मिल्क दूध नहीं होती, सभी जो वाइट चीज़ें हैं वो दूध नहीं होता। नॉट ऑल पीपल, कि इसी तरह नॉट ऑल पीपल, सभी पीपल हु वियर सैफरन क्लोथ्स आर सेज, हु वियर जो सैफरन क्लोथ्स मतलब साधुओं के कपड़े जो पहनते हैं, जो भगमा कपड़े पहनते हैं, सैफरन क्लोथ्स जो केसर के कलर के कपड़े पहनते हैं, सैफरन क्लोथ्स जो साधु महात्मा पहनते हैं, आर सेज, कि सभी के सभी क्या नहीं होते, तपस्वी साधु नहीं होते। द एज ओल्ड सेइंग hold true even now, especially the last one. This age old saying hold true even now, especially the last one. कि ये जो एज है ओल्ड सेइंग होल्ड ट्रू इवन नाउ, अभी, स्पेशली द लास्ट वन, कि जो लास्ट वाली है, ठीक है, स्पेशली लास्ट वाली। वी सी ए लॉट ऑफ पीपल वियरिंग, कि हमने देखा है कि बहुत सारे पीपल जो हैं वो क्या करते हैं, सेफरन क्लॉथ्स पहनते हैं, भगमा कपड़े पहनते हैं, बट नॉट ऑल ऑफ देम आर सन्यासीज इन द ट्रू सेंस ऑफ वर्ड, लेकिन सारे के सारे क्या नहीं होते उनमें से, बट नॉट ऑल ऑफ देम आर सन्यासी, सारे के सारे सन्यासी नहीं होते इन द ट्रू सेंस ऑफ वर्ड। संसार के मतलब सही सेंस, अगर सही मायने में देखें तो हमने बहुत सारे लोगों को क्या है भगमा कपड़े हुए पहनते हुए देखा है, लेकिन सारे के सारे क्या नहीं होते, सन्यासी नहीं होते। ए सन्यासी इज वन हु गाइड्स हिज फॉलोअर्स ऑन द राइट पाथ। सन्यासी कौन होता है, सन्यासी एक वो गाइड है जो कि अपने फॉलोअर्स को, अपने अनुयायियों को क्या सही रास्ता दिखाता है। Recently, I attended the inaugural function of Home of Destitute Women in Mysore. अभी रिसेंटली करंट में ही आई अटेंडेड मैंने अटेंड किया, मैंने ज्वाइन किया इन एग्यूरल फंक्शन, मतलब किसी के घर की जो इनोग्रेशन है उसको जो है उद्घाटन का फंक्शन जो है मैंने फॉर ए होम, एक घर का, फॉर डेस्टिट्यूट वुमेन इन मैसूर। डेस्टिट्यूट वुमेन मतलब जिनको प्रताड़ित किया जाता है, ठीक है, जो बेसहारा जो औरतें हैं उनके घर की जो है वो उसका उद्घाटन को अटेंड किया। इन मोस्ट केसेस द वुमेन वर देयर बिकॉज दे वर आइदर हरेस्ड बाय देयर इन लॉज और टॉर्चर्ड बाय ड्रंकन हस्बैंड। उसमें मोस्टली जो वुमेन थी वो कैसी थी, देयर बिकॉज दे वर आइदर हरेस्ड, उनको प्रताड़ित किया गया, बाय देयर इन लॉज उनके ससुराल वालों के द्वारा, और टॉर्चर्ड और उनको परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया बाय ड्रंकन शराबी पतियों के द्वारा, ठीक है। ओइंग टू देयर सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, अपनी सोशल इकोनॉमिक जो कंडीशन है, सामाजिक आर्थिक कंडीशन, उसके कारण इवन द पेरेंट्स ऑफ विक्टिम्स वर अनेबल टू टेक दैम इन, जो विक्टिम है, जो पीड़िता है, उसके पेरेंट्स भी जो है उसकी टेक केयर करने के लिए जो है वो एबल योग्य नहीं है, एंड केयर फॉर देयर हेल्पलेस चिल्ड्रन, और उनकी जो असहाय जो बच्चे हैं उनकी भी मदद करने के, केयर करने के लिए वो अनेबल हैं, ठीक है। देयर हैड ऑल्सो बीन इंस्टेंसेस व्हेन यंग गर्ल्स learned by romance had run away from their homes and had been deserted by their lovers after the honeymoon, कि देयर हैड ऑल्सो बीन इंस्टेंसेज, और एग्जाम्पल है व्हेन की यंग गर्ल लर्न बाय रोमांस, ल्यूड का मतलब लालच, रोमांस के लालच में हैड रन भाग जाती हैं फ्रॉम देयर होम्स अपने घरों से, एंड हैड बीन डेजर्टेड बाय देयर लवर्स आफ्टर द, और हनीमून के बाद जो है वो लवर्स के द्वारा उनको छोड़ दिया जाता है, डेजर्टेड मतलब छोड़ दिया जाता है। दीज गर्ल्स यूजुअली डिड नॉट डेयर रिटर्न टू देयर पेरेंट्स, वो गर्ल्स जो हैं वो डेयर, उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो वापस अपने पेरेंट्स के पास जा सके। द सेइंग दैट सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स बट फेल्यूर हैज़ नन इज ट्रू इंडीड, तो इसीलिए कहा जाता है कि एक बहुत ट्रू इंडीड कहावत है कि सक्सेस जो है, सफलता के कई पिता होते हैं लेकिन फेल्योर का कोई नहीं होता। वी गेट टू सी ओनली द डिस्ट्रेस्ड वुमेन, हमने क्या है मोस्टली देखा है, गेट टू सी ओनली डिस्ट्रेस्ड जो बेसहारा औरतें हैं उनको, एंड देयर चिल्ड्रन उनके बच्चों को, वाइल द मेन कोज ऑफ देयर प्रॉब्लम, इनका जो इस प्रॉब्लम रिमेन हिडन इन द बैकग्राउंड, कि वाइल द मेन कोज, इनका जो मेन कारण है कि ये ऐसा क्यों होता है,
देयर प्रॉब्लम रिमेन हिडन इन द, वो तो क्या होती है, वो बैकग्राउंड में ही छिप जाती हैं, क्योंकि उनको कोई आगे आने का मौका ही नहीं देता, उनको हमेशा दबाया जाता है। सो द विक्टिम्स कैन नॉट बी ब्लेम्ड ऑल टुगेदर, तो विक्टिम्स पीड़िता जो है वो कैन नॉट बी ब्लेम ऑल टुगेदर, वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकती। ऑफन इट इज सर्कमस्टांसेस दैट फोर्स देम इनटू सच डर्जरी, कि ऑफन बल्कि उनको क्या किया जाता है, उनको फोर्स किया जाता है इन सब चीज़ों को दबाने के लिए, ठीक है। फोर्स देम सच, जो ये सब चीज़ें हैं इनको दबाने के लिए उनको फोर्स किया जाता है। दीज वुमेन एंड गर्ल्स नीड टू बी फिजियोलॉजिकली स्ट्रोंग, ये गर्ल्स और जो औरतें हैं नीड टू बी, उनको फिजियोलॉजिकली जो है वो स्ट्रोंग होने की ज़रूरत है, एंड डिटरमाइंड टू फेस डिफ़िकल्टीज विद करेज एंड गो ऑन विद देयर लाइव्स। ये जो वुमेन हैं, गर्ल्स हैं, नीड टू बी, उनको आवश्यकता है फिजियोलॉजिकली स्ट्रोंग होने की, एंड डिटरमाइन और विद करेज और डिटरमाइन टू फेस इन डिफ़िकल्टीज से जो है इनको क्या करना पड़ेगा, डिफ़िकल्टीज को फेस करना पड़ेगा विद साहस और गो ऑन विद देयर लाइव्स, ताकि वो क्या कर सके, अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके, अपनी लाइफ को जीने के लिए। तो ये सब सर्कमस्टांसेज जो उनको फोर्स किया जाता है, जिसके कारण उनको क्या फिजियोलॉजिकली स्ट्रोंग होना पड़ता है, डिटरमाइन, और ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, द ओपनिंग सेंटेंस स्टेंसेज नॉट ऑल द ग्लिटर्स इज गोल्ड। आपको क्या बोला है कि सभी ग्लिटर्स जो हैं, सभी चमकदार चीज़ें सोना नहीं होती। इसका मतलब क्या है, ऑल मेटल्स दैट शाइन मस्ट नेसेसरली बी एज गोल्ड एज गुड एज गोल्ड। बोल रहे हैं कि सभी मेटल जो चमकता है वो क्या होता है, गुड एज ए गोल्ड नॉट। वन मस्ट नॉट बी डिसीव्ड बाय अपीयरेंस, कि दिखावे से धोखा नहीं खाना चाहिए। वन मस्ट नॉट डिसीव्ड, वन मस्ट नॉट डिसीव्ड मतलब दिखावे से, बाय अपीयरेंस दिखावे से, डिसीव्ड मतलब धोखा नहीं खाना चाहिए। तो इसका मतलब यही हो जाना होता है कि चमकदार चीज़ों को देख के हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जो हमें उसका बाहर से हमें चमकदार दिख रहा है वो अंदर से भी ही उतना ही चमकदार हो। तो ओनली गोल्ड हैज़ दैट अनमिस्टेकेबल साइन, ग्लिटर इज ट्रू क्वांटिटी ऑफ ट्रूथ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, वियरिंग सैफरन क्लॉथ्स डज नॉट मेक वन ए सन्यासी इज अनदर वेव। मतलब ये बोल रहा है कि जो सैफरन क्लोथ्स पहनते हैं डज नॉट मेक, कि सभी वो सन्यासी नहीं होते। इसका मतलब हम दूसरा मीनिंग में और क्या बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखो, सैफरन मस्ट ओनली बी वोन बाय ट्रू एसेटिक्स, ठीक है, कि जो सैफरन मस्ट ओनली बी वोन, सैफरन केवल उन्हीं के द्वारा पहना जाता है जो कि सच्चे तपस्वी होते हैं। सैफरन इज नॉट द फेवरेट कलर ऑफ सन्यासीज, नॉट। Saffron must be changed to some other colors. No. Anybody who wears saffron is a sannyasi. No. Saffron must only be worn by true ascetics. सिर्फ ट्रू तपस्वी जो हैं वही सैफरन क्लोथ्स को पहनते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, owing to their social economic condition even the parents of victims were unable to help them, कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो विक्टिम की हेल्प करने के लिए योग्य नहीं होते उनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन के कारण। बिकॉज देम, क्योंकि दे वर फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट, नहीं। सोसाइटी कंसिडर्ड देम टू बी बैकवर्ड, देयर सोशल एंड इकोनॉमिक सिचुएशंस डिड नॉट अलाउ देम टू डू सो, दे कुड अफोर्ड टू बट वर रिलक्टेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी, कि देयर सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो है वो उनको अलाउ नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स बट फेल्योर हैज़ नन। इसका क्या मतलब है कि सक्सेस के तो बहुत सारे पिताजी हैं लेकिन फेल्योर का कोई भी नहीं। इसका मतलब क्या है, Success has only fathers but no mothers. No. Failures has many mothers but no fathers. Success comes naturally to men, not women. No. No one owns up to failure.
नो वन ओन्स अप टू फेल्योर, फेल्योर तक कोई भी, नो वन ओप्स कि फेल्योर में आपका कोई साथी नहीं होता, नो वन ओन्स अप टू फेल्योर, फेल्योर तक। अगर सक्सेस है तो आपके पीछे सब घूमेंगे, अगर एक बार आप फेल हो गए, फेल्योर हो गए किसी चीज़ में, तो आपको कोई नहीं पूछेगा, तो नो वन ओन्स अप टू फेल्योर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, द मेन रीज़न फॉर द मेन कॉज ऑफ देयर प्रॉब्लम्स रिमेनिंग हिडन इज, जो मेन रीज़न है, मेन कॉज है देयर प्रॉब्लम रिमेनिंग, वो हिडन इज छुपी हुई है, क्या है? नोबडी हैज़ बोदर टू फाइंड आउट द रियल कॉज इज, नो, नोबडी, किसी को टेंशन नहीं है टू फाइंड आउट रियल कॉज फाइंड आउट करने की, नो। पीपल आर वेटिंग फॉर इट टू कम आउट इन ओपन, नो। पीपल डोंट वॉन्ट टू बी बोदर्ड विद अदर्स प्रॉब्लम, नो। इसका फोर्थ नंबर होगा नोबडी हैज़ ट्राइड टू, तो इसलिए फोर्थ नंबर थोड़ा सा छिप गया है, बट कोई बात नहीं, जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो पता चल जाएगा, ठीक है। सो आज की क्लास आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो सभी क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कितने राइट हुए हैं और कितने रॉन्ग हुए हैं, ठीक है। बाय, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे, बाय बाय।